हमने आपको बताया था कि मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होने लगता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल आप सभी को पता है 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स, ये आपकी स्टेट हो गई 1। इस स्टेट में आइसोलेटेड गैसियस मेटल कैटायन की तरह ये कंसीडर किया गया है और ये होते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब है कि इनकी एनर्जी इधर बराबर है। जब आइसोलेटेड कंडीशन में कैटायन होगा तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, वो सभी की सेम होगी। जब लिगेंड इसके पास आना शुरू करता है और एक्स वाई जेड एक्सिस से इसकी तरफ अप्रोच करता है तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं अब ये एक्साइटेड कंडीशन में पहुंच जाते हैं। एक्साइटेड डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। अब हम इसको रब कर लेते हैं, यहां पर आगे हम स्प्लिटिंग देखेंगे। एक्साइटेड पोजीशन में भी अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी लिगेंड ने एक्स वाई और जेड एक्सिस से मेटल के तरफ आना शुरू किया है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस समय भी सेम होगी, एक्साइटेड पोजीशन में बट एनर्जी सेम है। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ऑक्टाहेड्रल तो ये जो एनर्जी है ये डी ऑर्बिटल हमने आपको बताया था 2 सेट्स में टूट जाते हैं। पहला सेट इजी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दूसरा सेट T2G डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। तो ये आपके 3 ऑर्बिटल्स T2G ट्रिपलेट और ये आपके 2 ऑर्बिटल्स EG, इनमें जब टूटता है तो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसको हम लिखते हैं +6 DQ। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है +6 DQ और जो नीचे के ऑर्बिटल्स हैं इसमें डिक्रीज होता है, कहाँ से, जो एक्साइटेड डीजनरेट डी पोजीशन है और ये होती है आपकी -4 DQ। इसी को हम लिखते हैं 0.6 डेल्टा O और इसको लिखते हैं 0.4 माइनस 0.4 डेल्टा O। O फॉर ऑक्टाहेड्रल और ये आपका है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा O से, और डेल्टा O इक्वल टू होता है 10 DQ। यानी कि T2G और EG के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और वो 10 DQ या डेल्टा O के बराबर होता है। तो आपने देखा कि यदि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर किसकी ज्योमेट्री, किसकी एनर्जी बढ़ रही है, किन ऑर्बिटल्स की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है इसके जो लोब्स होती हैं ये कहाँ होती है, अलोंग टू एक्सिस, यानी कि लिगेंड भी एक्स वाई डायरेक्शन में अलोंग टू एक्सिस आ रहे हैं, तो अलोंग टू एक्सिस होने के कारण इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। इसी तरह से डी जेड का आप देख लीजिए, डी जेड में जेड स्क्वायर, जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है जेड एक्सिस पर क्या होता है, लोब, यानी कि जेड एक्सिस पर भी रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, इसलिए इन 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। और ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं T2G, इनकी एनर्जी चूंकि आप सभी को पता है कि ये तो अलोंग टू एक्सिस होते हैं ऑर्बिटल्स,
बाकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये सभी ऑर्बिटल्स दोनों एक्सेस एक्स वाई है तो एक्स वाई के 45 डिग्री एंगल पर होंगे, यानी कि एक्सेस के अलोंग नहीं होते, इसलिए इनकी एनर्जी में डिक्रीज होता है। तो आपने ये देख लिया कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है, अब हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में किस तरह से स्प्लिटिंग होगी और किस तरह से आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, वो कहाँ पर है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स? एक लिगेंड ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 4 लिगेंड्स लगे हैं। और ये किस डायरेक्शन में? ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर को हमने माना है कि वो टेट्राहेड्रॉन का सेंटर है, यानी कि क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रॉन रखा हुआ है और उस सेंटर पे आपका मेटल कैटायन प्रेजेंट है। उस मेटल कैटायन से जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो जो आपका क्यूब है उसके अल्टरनेट कॉर्नर पर प्रेजेंट है। अल्टरनेट कॉर्नर पर जो लिगेंड प्रेजेंट हैं वो किस एक्सिस में होंगे? क्योंकि आप सभी को पता है कि क्यूब की जो 6 फेसेस होती हैं वो किस डायरेक्शन में होती है? एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, यानी कि जो फेसेस हैं उस पर लिगेंड नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? एक्स वाई डायरेक्शन पर लिगेंड आ रहा है। लिगेंड कहाँ आ रहा है? ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर। और ये ऑल्टरनेट कॉर्नर्स कहाँ पर होते हैं? 2 एक्सिस के बीच में। समझने की कोशिश करिए यहाँ पर कि जब लिगेंड 2 एक्सिस के बीच से आ रहा है, यानी कि वो एक्स वाई एक्सिस है तो उसके 45 डिग्री एंगल से आ रहा है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग में इस चीज ध्यान रखनी होगी कि कौन से डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री क्या हो गई है? टेट्राहेड्रल, यानी कि मेटल की सराउंडिंग में लिगेंड तो कम हुए ही हैं, लिगेंड आपके 4 हो गए, यहाँ पर क्या हो गया? Ml4n+, ठीक है, और उसके साथ आपकी जो एक्सिस है जहां पर लिगेंड प्रेजेंट है वो भी चेंज हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी होगी वो हम लोग, जैसे हम लोग ने ऑक्टाहेड्रॉन में पढ़ी थी, उस स्प्लिटिंग को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, बनाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे आइसोलेटेड मेटल कैटायन लिया था, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स थे आइसोलेटेड मेटल कैटायन में, तो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आपके 5 ऑर्बिटल्स हो गए। इस समय चूंकि आइसोलेटेड मेटल कैटायन है इसलिए इनकी एनर्जी सेम है, तो हम इसको एनर्जी सेम होने के कारण बोलते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, ये स्टेट 1 हो गई। स्टेट 2 में क्या होता है कि जब लिगेंड्स पास आना शुरू करते हैं, किसके? मेटल कैटायन के, तो अब जो पास आएंगे तो रिपल्सन होगा, मेटल कैटायन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है वो एक्साइटेड कंडीशन में पहुंच जाते हैं, और एक्साइटेड डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये वही होंगे, अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये स्टेट हो गई आपकी बी, जब यहाँ पर रिपल्सन के कारण एनर्जी में इंक्रीज हो गया। अब आप देखेंगे कि चूंकि हमने बताया था कि जो भी लिगेंड लगे हैं वो किस एक्सिस पर लगे हैं? एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होने के साथ रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, और जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट में टूट जाएंगे, यानी कि डिवाइड हो जाएंगे, और ऊपर आपके टी ऑर्बिटल्स T2, इनको हम क्या बोलते हैं? T2 ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई
डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। आप कहेंगे क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि हमने आपको बताया कि जहां से लिगेंड आते हैं, लिगेंड की एक्सिस पर ही जो मेटल के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल्स, ये किसके हैं? मेटल कैटायन के। जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उन्हीं की एनर्जी में इंक्रीज होगा। तो एक्स वाई, यानी कि ये ऑर्बिटल्स हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि एक्स ये एक्सिस है और ये वाई है। यदि डी एक्स वाई होगा तो इसकी जो लोब्स होंगी वो एक्स और वाई प्लेन के 45 डिग्री एंगल पर होंगी। इसी तरह से वाई जेड में होगा, इसी तरह से जेड एक्स में होगा। तो अब आपको इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी समझ में आ गया क्यों बढ़ी? क्योंकि जो आपके लिगेंड्स है वो कहाँ है? एक्स और वाई प्लेन के 45 डिग्री एंगल पर, यानी कि उनके बीच में है, या फिर वाई जेड के बीच में है, या फिर जेड एक्स के बीच में। तो जहां पर लिगेंड जिस एक्सिस पर अटैच होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये T2 ऑर्बिटल हो गए। और इसकी एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी आपके यहाँ पर प्लस में डिफाइन करेंगे क्योंकि इंक्रीज है, तो +4dq। और जो आपके दो ऑर्बिटल्स हैं जिसकी एनर्जी डिक्रीज होगी वो अब आपके हो गए dx² - y² और dz²। इनको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा? -6dq। तो यहाँ पर भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप निकालेंगे, CFSE, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा T से, T फॉर टेट्राहेड्रल। वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा O से। ऑक्टाहेड्रल के लिए यहाँ डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा T की वैल्यू 0.45 डेल्टा O होती है, यानी कि लगभग ऑक्टाहेड्रल की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है उससे लगभग आधी होती है। तो ये आपकी, जैसे हमने वहां पर 0.4dq या डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा T की निकाल सकते हैं। स्प्लिटिंग कैसे हो रही है ये आपको समझ में आ गया कि जिस एक्सिस से लिगेंड आएंगे, लिगेंड जहां जिन ऑर्बिटल्स को, यानी कि जहां से वो अपने ऑर्बिटल के साथ अपना फोर्स एनर्जी देंगे, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और बाकी की घट जाएगी। तो ये आपका हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर हम T2 और E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वहां पर हम G का सिंबल यूज करते हैं। यानी कि जब हमने ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था? T2G, और यहाँ पर पढ़ा था EG। बट ये यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, इसलिए हम वहां पर लिखते थे T2G और EG। यहाँ पर जो आपने देखा कि डेल्टा T की वैल्यू 0.45 डेल्टा O है, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है। तो कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि आपने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और 6 लिगेंड अलोंग टू एक्सिस आ रहे हैं, यानी कि उस समय एनर्जी में ज्यादा क्या हो रहा था? ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो 6 लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ गए, दूसरा अलोंग टू एक्सिस आ रहे हैं। यहाँ पर लिगेंड्स भी कम हो गए, और लिगेंड क्या है? 45 डिग्री, एक्सिस के 45 डिग्री पर है, इसलिए रिपल्सन यहाँ पर कम होगा और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होगी। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा T है, डेल्टा T की वैल्यू P से कम है, यानी कि पेयरिंग, यहाँ पर P फॉर पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो d ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर फिलिंग के समय इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा T जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू P से कम है, और वो एनर्जी इतना फोर्स नहीं दे सकती कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होते समय पेयर अप हो।